अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी को कवर करेंगे, क्लास 11 का बायो एनर्जेटिक। इससे पहले आपने उसको शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा और इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा जितना आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और आज जो है हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस। अगला पार्ट भी हम इसका करेंगे जिसमें रेस्पिरेशन, क्योंकि मैं इसको एक पार्ट में नहीं करा सकता। एक पार्ट में कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा और फिर जो है समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे प्रोसेस, उसके सारे स्टेप्स और साथ में बायोएनर्जेटिक डेफिनेशन, एंड देन हम रेस्पिरेशन पे मूव ऑन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ बायोएनर्जेटिक। बायोएनर्जेटिक का टॉपिक आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, तो आपको ये नहीं पता होगा फिर भी बायोएनर्जेटिक क्या है। बायोएनर्जेटिक इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल ट्रांसफॉर्म एनर्जी, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में। तो इसलिए प्लांट जो है अपनी एनर्जी जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में, उसको फूड बनाने के लिए। और वही केमिकल एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करके जो है अपना मतलब प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और भी मतलब जो है बहुत तरह की एनर्जीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सब जो प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग, कंज्यूमिंग, ये सब जो हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र इस तरह से हो रहा है, उसका प्रोड्यूस होना, स्टोर होना, ये इन द फॉर्म ऑफ एक मॉलिक्यूल में होता है। उसको हम कहते हैं एटीपी। एक न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। बायो मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। अब ये एटीपी बनता कैसे, हमें ये पता होना चाहिए। हाउ एटीपी फॉर्म। एटीपी फॉर्मेशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अगर एटीपी फॉर्म कैसे होगा, फॉर एग्जांपल एटीपी में क्या होता है, एक जो है नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, बल्कि एक पेंटोज शुगर, उस पर एक नाइट्रोजनस बेस, ओके, और एक फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये एक फॉस्फेट है तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हुआ। दो फॉस्फेट हुए तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, तो ये एडीपी है। अगर मैं इसके साथ एक और फॉस्फेट जोड़ देता हूँ एडीपी के साथ, तो ये एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बन जाता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि इस फॉस्फेट के एक्सचेंज से ही एनर्जी मतलब बनती है, और जो है जो है मतलब एक तरह से आप कहो रिचार्ज और डिस्चार्ज हो जाना। अगर एडीपी है तो एडीपी एनर्जी दे नहीं सकता, पहले वो फॉस्फेट लेगा। तो अगर ये फॉस्फेट ले लेता है तो ये एनर्जी कंटेन कर लेगा। अब इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अगर कोई अब अगर हमारे पास सोर्स होती है लाइट। लाइट मतलब फोटोन्स। फोटोन्स क्या है, अब अगर आप हम जो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, तो उसमें हम फोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लाइट जो है डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है, जिसको हम अगर वो सनलाइट है तो हम उसे फोटोन कहते हैं, वो पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। तो ये लाइट से, सनलाइट से पैकेट्स आते हैं लाइट के, उनको हम फोटोन्स कहते हैं। इन फोटोन्स की मदद से एटीपी बनता है, एडीपी और पीआई, और एनर्जी ऑफ लाइट जो सनलाइट से आ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब सनलाइट की एनर्जी की ज़रूरत है, और फॉस्फोराइलेशन एटीपी का बनना। इसी तरह ऑक्सीडेशन एनर्जी भी होती है, जो ऑक्सीडेशन करके एटीपी एटीपी फॉर्मेशन करती है, एडीपी और पीआई मतलब फॉस्फेट को ज्वाइन करके। अब ये कहाँ होता है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझ में आएगा। एक है एसएलपी, जो सब्सट्रैक्ट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अच्छा, ये तीनों फॉस्फोराइलेशन ये नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, ये हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में होते हुए दिखेंगे। तो ये तीनों टर्म्स हमें पता होना चाहिए। मैं बहुत सी बार एसएलपी भी यूज़ करूँगा, ओपी एंड पीपी। तो आपको पता होना चाहिए पीपी इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओपी इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एसएलपी इज अ सब्सट्रैक्ट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपकी बुक में इस तरह से जो है टर्म्स दी हुई हैं। अब सब्सट्रैक्ट लेवल मतलब कोई इसको ऐसा फॉस्फेट कंटेनिंग हम सब्सट्रैक्ट दे दें जिसमें फॉस्फेट हो, वो इसको एटीपी फॉर्मेशन कर दे। फॉर एग्जांपल H3PO4, 1 मिनट, H3PO4 also a source of substrate level phosphorylation। नाउ इसी, अब ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। मतलब प्लांट ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, O2 फॉर्मेशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा। तो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होकर CO2 और वाटर देगा, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होगा। मतलब एक तरह से एक चेन बनी हुई है जिसमें ये प्रोसेस चल रहे हैं।
नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक सिंपल वर्ड में हम कहते हैं लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ओके, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, दैट्स अ फोटोसिंथेसिस। बट फोटोसिंथेसिस को हम एक्चुअल मीनिंग में समझ नहीं पाते हैं। और शुगर की फॉर्मेशन हो गई किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। किस अब ये इस पे ये होता किधर है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है थैलाक्वाइड में। नाउ व्हाट इज थैलाक्वाइड? थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे, थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका एक ग्रेना, इस पूरे को आप ग्रेना बोलोगे, सही है ना? इस पूरे को आप क्या बोलोगे? ग्रेना बोलोगे। इस पूरे को ग्रेना बोलोगे। इसके अंदर वाले रीजन को आप थैलाक्वाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? थैलाक्वाइड। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर की जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है इसको आप कहोगे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। तो तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि ये जो ग्रेना, थैलाक्वाइड और थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अंदर का सरफेस जो बोल रहा है उसको ये थैलाक्वाइड बोल रहा है, बाहर की मेम्ब्रेन को ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन बोल रहा है, और ये जो पूरे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको ये ग्रेना बोल रहा है। अब थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे भी कैसे होता होगा? यहाँ पे फोटो सिस्टम्स लगे हुए होते हैं ऐसे। यहाँ पे दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक टू और एक वन। टू पहले, वन बाद में। यहाँ पे सिर्फ ये इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली। ये सिर्फ एक देखने को मिलती है, स्ट्रोमल लेमिली। इस पे एक ही फोटो सिस्टम होता है। अब आपको आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए दो फोटो सिस्टम चाहिए तो यहाँ पे एक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो क्यों एक है और उसका भी क्या रोल है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन तो आपको पता होगी है, लाइट एनर्जी किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। ओके, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगा या इसे अंधेरे की ज़रूरत है या इसे शेडो की ज़रूरत है, नहीं। मतलब इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, कहीं से भी अगर सोलर एनर्जी आ रही है तो इसे डायरेक्ट नहीं चाहिए। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। ये लाइट रिएक्शन हुआ, इसका ये जो प्रोडक्ट बना है, इसका ये प्रोडक्ट चाहिए इसे, ताकि ये अपना प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर सके और शुगर फॉर्मेशन। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है? ये मैंने बताया, ये तो हो गया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का सिस्टम। ये इसके बाहर जो है ना, ये पूरे रीजन को आप बोलोगे स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, यहाँ पे स्ट्रोमा है। उस स्ट्रोमा को आप क्या बोल रहे हो? वहाँ पे जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा। तो मतलब तीन जगह, थैलाक्वाइड, स्ट्रोमा, ये दोनों हैं कहाँ? ये दोनों है क्लोरोप्लास्ट में। ओके, आगे मूव फोन करते हैं। लाइट का क्या रोल है? देखो लाइट का रोल, फॉर एग्जांपल लाइट की डुअल नेचर है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और जो है लाइट किसकी फॉर्म में आती है? पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। अगर वो सनलाइट से आ रही है उसको आप क्या कहोगे? फोटोन्स कहोगे, है ना? अब प्लांट जो है उनका बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जो विजिबल लाइट को यूज़ करता है, लीव्स पे फॉल होते हैं। अच्छा, आपको लगता होगा कि भाई लाइट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ्स में आती होगी, तो उसमें ग्रीन और येलो जो है लाइट होगी वो रोल प्ले करती होगी इन फोटोसिंथेसिस। बट ऐसा नहीं है। ये रेड से लेके पर्पल तक के अगर जो इस पे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इस पे फॉल करता है, तो ये जो प्लांट का लीव का क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर और लाइट येलो इसलिए शो करता है क्योंकि वो इनको एब्जॉर्ब बहुत लेस अमाउंट में करता है, इनको ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा ना, उसकी बॉडी पे वही कलर शो होगा। यही तो, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है जो ब्लैक कलर की है, नहीं ब्लैक की नहीं, फॉर एग्जांपल रेड कलर की है, तो ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी? रिफ्लेक्ट कर रही होगी। इसी की वजह से ये कौन से कलर की हो गई है? रेड की हो गई है। इसी तरह प्लांट का क्लोरोफिल भी जो है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और रेड से लेके पर्पल तक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें जो है ब्लू और रेड पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखती है, और वही एक पीक टाइम होता है जिस पे जो है मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। मतलब 430 से लेके 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए कि लाइट का क्या रोल। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? तो पिगमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कलर कंटेनिंग होता है,
और उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना। इन फोटोसिंथेसिस आप इसको देखोगे एज फॉर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट इसलिए कराएगा ताकि आगे जाके ग्लूकोज फॉर्मेशन हो सके। अभी हम देखेंगे किस तरह। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। शुगर कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, आगे एनर्जी मूव करेगी, फिर शुगर फॉर्मेशन होगा। पिगमेंट लाइट एब्जॉर्बिंग कलर्ड मॉलिक्यूल है। ओके, हर पिगमेंट की अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब दो तरह के पिगमेंट यहाँ पे हमारी बुक में दिए हुए हैं, कैरोटीनाइट और एक क्लोरोफिल। कैरोटीनाइट के बारे में बात करते हैं, इसमें जेंटोफिल है जो येलो पिगमेंट रखता है, कैरोटीन है ऑरेंज रखता है, और पियोफाइटिन ग्रे कलर रखता है। कैरोटीनाइट येलो से लेके रेड टू ऑरेंज पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है, और जो है ब्लू और से लेके थोड़ा सा वायलेट कलर मतलब पर्पल कलर की जो है रेंज इसकी इफिशिएंटली है। अब कैरोटीनाइट जो है एक तरह का पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो हमें फोटो सिस्टम में दिखेगा। अभी हम जो मैंने बताया था पीछे, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे मेम्ब्रेन पे फोटो सिस्टम लगे हैं, उनमें ये पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोटीनाइट क्लोरोफिल बी पे भेजेगा, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए पे भेजेगा। इस तरह से एनर्जी का एक ट्रांसफ़र होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। ओके, अब यहाँ पे क्लोरोफिल ए है और बी है। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन। इसका स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के फार्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, इस तरह ही है। अभी हम देखेंगे इसको आगे क्यों है। और बाकी इसमें आपको जो है वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ देख लेना कि भाई क्लोरोफिल ए जो है कितने एब्जॉर्ब कर लेता है, तकरीबन 680 से लेके 700 नैनोमीटर तक, जो हम फोटो सिस्टम पे देखेंगे। ओके, और जो है लाइट कन्वर्जन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। 1 मिनट, ये भी कॉपी कर लेते हैं। अभी हमें सिर्फ इनके फार्मूलाज को देखना है कि क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोफिल का क्या है कि स्ट्रक्चर में एक तो आपको हेड मिलेगा और एक टेल। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हेड जो है इसका हाइड्रोफिलिक है, फोबिक हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक हेड है, इसका मतलब वाटर, एक तरह से लविंग कहेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला हाइड्रोफिलिक हेड, और लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की टेल है। मतलब दो स्ट्रक्चर बताएं इसने। अब हेड जो है वो पॉरफिरिन रिंग से बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा इसको पॉरफिरिन रिंग का होगा, पॉरफिरिन हेड। और चार स्मॉल पायरल रिंग। अब पायरल रिंग इधर जो है चार हैं। अब आप बोलोगे चार कहाँ ढूंढें। एक रिंग आपको ये दिख रही है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जो मैग्नीशियम से एक मैग्नीशियम सेंटर पे उससे बॉन्ड बना रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह चार पायरल रिंग, इनको आप पायरल बोलोगे, सही है। और लॉन्ग टेल है पायरल रिंग इन फाइटोल C20H39। ओके, हाइड्रोफोबिक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन बाय टेल। अब ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे आपको क्लोरोफिल दिखेगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करना और रिएक्शन सेंटर तक पहुँचाना। अभी रिएक्शन सेंटर देखते हैं। अच्छा, ये अलग अलग वेवलेंथ्स पे मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे जो है मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल 670, किसी कोई 680, कोई 690, कोई 700। ओके, तो दो टाइप से क्लोरोफिल ए जो है मोस्ट एबंडेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफिल ए के साथ पाया जाता है सारे ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन एल्गीज में। इनका अब इनके आपको यहाँ पे फार्मूलाज में डिफरेंस दिख रहा है, दैट्स ड्यू टू दिस। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ा है, दैट्स अ क्लोरोफिल बी। यहीं पे अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप कहोगे यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए है। बस इतना सा ही डिफरेंस है उस, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज़ फोटोसिस्टम। जब फोटोसिंथेसिस हम रिएक्शन कर स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना होता है, और वो इलेक्ट्रॉन से आगे एनर्जी बनती है। मैंने आपको दिखाया था ATP NADPH। वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कौन कराता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराता है फोटो सिस्टम। कौन कराता है, फोटो सिस्टम।
मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई जो सिर्फ 500 नैनोमीटर के पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करी, उसको एब्जॉर्ब करके उसने जो है आगे ट्रांसफ़र कर दी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये इसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, इसकी वेवलेंथ कम इसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो एक रिलेशन जानो कि जो एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ओके, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अगर मैं देखूं तो इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो इसी तरह हाई टू लो एनर्जी की तरफ मूव करता है ये, और इस तरह से मूव करते करते 630 और इस पर मूव करेगा 650 और 670। अब यहाँ से ये सारे एनर्जीज जो है कलेक्ट करके इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन ये आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है वो है H2O। H2O क्या करेगा, स्प्लिट होगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम को दे देगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, इनका भी बेनिफिट है वो हम देखेंगे। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप रिएक्शन सेंटर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, रिएक्शन सेंटर। और ये जो सारे कॉम्प्लेक्स लगे हैं, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सारे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ओके, एक क्लस्टर में फॉर्म है। इसी को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं और इसी को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन और भी आ जाएगा कि भाई आपके पास कि भाई ये सब अपने अलग अलग वेवलेंथ रखते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास वेवलेंथ आ रही है तो ये बाकी सारे तो फ्री हो जाएंगे, इनका तो कोई काम ही नहीं, फिर इससे तो इनको एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, काम ही नहीं है इनको कोई। तो इसलिए ये सारे क्या करते हैं, सब लाइट को एक तरह से इकट्ठा करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और उसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, और फिर जो है एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है एक्साइट करते हैं। जैसे आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर उसको आगे जाके रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। अब CO2 का क्या रोल है, CO2 मतलब जो है C3 साइकिल, जो अभी हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ग्लूकोज दो, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन की नीड होती है, वो कार्बन हमें CO2 से मिलता है, और उसका एक्सचेंज किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि भाई कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगी प्लांट में जो लीफ से एक्सचेंज ऑफ लाइट कर, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, तो वो स्टोमेटा था। ओके, जिससे जो है CO2 का एब्जॉर्प्शन, और मतलब CO2 को इनहेल करना और एक्सहेल करना, एक्सचेंज करना, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। वाटर का क्या रोल है, अगर हम जो फार्मूला देखें ग्लूकोज का, तो उसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि उसमें H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। पर ये कन्फ्यूजन थी साइंटिस्ट में कि भाई CO2 या H2O में से कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई अगर अगर हम इसमें देखें C6H12O6, तो बाहर जो ऑक्सीजन निकला वो किसने दिया, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन किसने दिया। तो इस पे वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा वाटर जो है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। इक्वेशन में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना ग्लूकोज को ऑक्सीजन देगा, और ये वाटर जो है अपना ऑक्सीजन किसको देगा, एज अ बाय प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे भी ऐसे बोला है कि रिलीज एज बाय प्रोडक्ट एंड हिज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन सा, सल्फर इंस्टीड प्रोड्यूस एक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। वो क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है H2S को, ना कि H2O को। तो उसने देखा कि वो H2S को यूज़ कर रहा है H2O की जगह, तो वो सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह। तो मतलब H2O अपना ऑक्सीजन ग्लूकोज को देता ही नहीं है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट एयर में जो है रिलीज कर देता है। ये फिर उसका एक्सपेरिमेंट है, आप इसको रीड कर लेना, मतलब रेडियो लेबलिंग टेक्निक उसने बताई है किस तरह से। कि भाई उसने ग्रुप 1 प्लांट लिया जिसमें उसने H2O में एक आइसोटोप्स रखा। अब उस आइसोटोप्स को जब इसने देखा तो वो आइसोटोप जो है एयर में रिलीज हुआ, मतलब वो ग्लूकोज को नहीं मिला। एक ग्रुप 2 रखा इसने जिसमें उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वो आइसोटोप दिया। अब वो आइसोटोप इसने देखा वो ग्लूकोज में फाउंड हुआ, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे रहा है। तो ग्लूकोज में किसका ऑक्सीजन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो किसका होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो ये क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन ऑक्सीजन दे रहा है। अगर आप इक्वेशन देखो तो आप इसको देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ऑक्सीजन तो दोनों के पास है, बाय प्रोडक्ट कौन दे रहा है, ग्लूकोज को कौन दे रहा है, क्योंकि H2O तो ऐसा लग रहा है कि ये दे रहा है, लेकिन CO2 लग रहा है ऐसे भी ये दे रहा है। तो बाय प्रोडक्ट मतलब जो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और रिलीज कौन कर रहा है, H2O बाय प्रोडक्ट। अब हम मूव करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे। अब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक तो साइक्लिक प्रोसेस मूव ऑन करता है, एक नॉन साइक्लिक। सही है, तो ये थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले हम जो है इमेज पे आते हैं। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें जो है पहले वो देख लेते हैं वो होता कहाँ है। आपको जैसे मैंने बताया कि थैलाकोइड उनकी मेम्ब्रेन, ग्रेना के थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर होने वाला ये प्रोसेस है, इसमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। सही है, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस का वो है मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे कंप्लीट होती है तो फिर ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा, और जो है वो आगे मूव ऑन कर जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। तो इसकी पिक्चर कंप्लीट दी गई, हाँ सही। तो ये फोटो सिस्टम 2 है। अभी हम फोटो सिस्टम पढ़ के आ रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो दोनों फोटो सिस्टम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है उनकी वेवलेंथ का। ये 680 पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसका रिएक्शन सेंटर, इसका 700 पे। लाइट पहले पहुंचेगी फोटो सिस्टम 2 पे। एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो है मतलब पूरा लाइट से खेल के रिएक्शन सेंटर पे जो है सारी एनर्जी पहुंचा दी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ हमारा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा तो इसको जो है प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। उस प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है, उस प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। क्या, फियोफाइटिन है। अब वो फियोफाइटिन ने उसको एब्जॉर्ब किया, मतलब एब्जॉर्ब नहीं, उसको एक तरह से टेक किया। अब टेक करने के बाद जो है कुछ स्पेशल क्विनॉन्स हैं और फिर वो जाएगा प्लास्टो क्विनॉन के पास। प्लास्टो क्विनॉन के पास जाने के बाद ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। प्लास्टो क्विनॉन के पास जाने के बाद वो जाएगा साइटोक्रोम पे, B6F। सही है, साइटोक्रोम B6F। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे H2O टूटा था H प्लस में, 1 मिनट, प्लस हाफ O2, इस तरह से टूटा था। इस तरह से H2O जो है ब्रेक हुआ था। अब इसी तरह जो है ये इसको मैं इस तरह समझाऊंगी, ये मेम्ब्रेन है, फ्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन पे चल रहा है, ये इसके आउटर है। तो इधर जो है हाइड्रोजन्स होंगे, वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा साइटोक्रोम पे तो वो इनर मूव करेंगे और जो है यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होगा। इसका एक ATP का फॉर्मेशन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे ही ATP का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास से एनर्जी अब मूव हो मतलब तकरीबन खत्म हो गई। अब वो प्लास्टोसिनिन पे मूव करेंगे और PS1 पे जाएंगे, फोटो सिस्टम 1। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटो सिस्टम 1 पे आएंगे तो यहाँ पे दोबारा से इसको वेवलेंथ मिलेगी इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स को, और 700 की वेवलेंथ पे पहुँचते ही ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इसको एक और प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा जिसको हम FES बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोल सकते हो, FES। वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसको आगे भेजेगा प्रोडक्शन के बाद। प्रोडक्शन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा NADP प्लस से NADPH, NADPH एज अ एनर्जी। आपको ये पता होना चाहिए एक NADPH से हम 3 ATP बना सकते हैं। कितने, 3 ATP हम फॉर्म कर सकते हैं एक NADPH से। तो हमें इससे फ़ायदा है एक तरह से। तो इस तरह से पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलता है। ये फोटो सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनन, फिर साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसिनिन। प्लास्टोसिनिन के बाद जो है फोटो सिस्टम 1, देन FES, प्रोडक्शन एंड देन NADPH बन जाएगा। ओके, अभी ये जो आपको Z कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अगर हम इसी ये जो फॉर एग्जांपल ये हमने जो रिएक्शन किया है
इस रिएक्शन को हम ग्राफ में प्लॉट करके देखें तो हमें एक जेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो उसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, जेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो फिर बाकी सब यहाँ पे आप थ्योरी आप रीड भी कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन किसने जो है प्रोटॉन मतलब जो स्टोमा से जो दिया, और फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया, सारी वही मतलब कहानी है इसमें और ये किधर हो रहा है ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। मेम्ब्रेन पे हो रहा है, क्लोरो वो पोडोस्टम जो है किस पे हो रहा है, स्ट्रोमल लेमेली, ओ सॉरी स्ट्रोमल लेमेली नहीं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, और ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अब हम आगे मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये सारे फोटो सिस्टम लगे हुए हैं। अब मैंने जैसे बोला था कि भाई साइटोक्रोम जो है हाइड्रोजन्स को अंदर मतलब हाइड्रोजन को प्लास्टोक्विनिन भी लाता है, लेकिन साइटोक्रोम की मदद से जो है इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो वो भी हाइड्रोजन को एक तरह से लाने में मतलब जो है इलेक्ट्रॉन नहीं एटीपी बनते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की मदद से मतलब जो है हाइड्रोजन को लाने में एक तरह से परफॉर्म तो रिएक्शन करता ही है। अब यहाँ पे एक जो हमें पढ़ना है यहाँ पे जो है वो है एटीपेज सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एटीपी सिंथेसिस करता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें इस तरह से होता है, 1 मिनट, ये मेम्ब्रेन है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो टनल लाइक बना हुआ है, इसको आप बोलोगे एफ नॉट। क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एफ नॉट, और इसको आप बोलोगे F1। 1 मिनट, एफ नॉट इस तरह लिखते हैं, और ये बोलोगे आप F1। इस F1 हेड पे ADP प्लस PI आएगा, और PI आके यहाँ से ATP बन जाएगा इस तरह से। इसका हेड मूव ऑन करेगा, घूमेगा, और ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन कलेक्ट किए हैं, ये H2O का हाइड्रोजन थोड़ा, ये प्लास्टोक्विनोन भी अंदर लाएगा। साइटोक्रोम का यहाँ पे नहीं दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको नहीं सपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन अंदर आएगा। अब उससे क्या होगा, वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव ऑन करेगा। जब वो बाहर जाएगा, यहाँ पे तो NADPH बन रही है, जब वो बाहर जाएगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का पी फोटोसिस्टम टू से मतलब जो आगे मूव करना, ATP फ्रॉम ADP मतलब बनना, और ये सारे मतलब ATP कॉम्प्लेक्स की मदद से ATP का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, इसको हम कीमो ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस भी बोलते हैं, या कीमो ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ATP बना है। मतलब 3 प्रोटॉन्स की मदद से जो है ATP बन रहा है। 3 प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन यहाँ से भी आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन हो रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, पहला चीज़ आपको वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। इस रिएक्शन को फोटोलिसिस बोलते हैं, वाटर का टूटना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर इनको आप 4 स्टेप में याद रखते हो कभी नहीं भूल सकते। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब पूरा फोटो सिस्टम 2 से लेके 1 तक इलेक्ट्रॉन का मूव करना किस तरह से, बहुत ही शॉर्ट सा है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस अगर आपको कॉम्प्लेक्स पता चल गए कौन किसके बाद है, फिर तो आप बस एक तरह से आपके टिप्स पे आ गया है। और रिडक्शन ऑफ NADPH, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ये रिड्यूस हो रहा है NADPH प्लस H जो है NADPH बन रहा है। और यहाँ पे हो रही है फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन। कौन सी हो रही है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है। ऑक्सीडेटिव कब होगी, फॉर एग्जांपल अभी हम जब माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव होगी। रेस्पिरेशन में तो आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी शायद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में नहीं, यहाँ पे नहीं, आपको वहीं पे मिलेगी रेस्पिरेशन में। अब हम मूव कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कोई भी कंडीशन हो सकती है कि भाई फॉर एग्जांपल NADPH सेचुरेशन हो गई है, NADPH जो है मतलब होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव भी नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव भी नहीं कर रहा, NADP के मतलब NADP बन ही नहीं रहा। ये तो हम आप कौन सा प्रोसेस होगा, एक अल्टरनेटिव पाथवे चलेगा, या फिर आप स्ट्रोमल लेमिली की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे तो है ही फोटो सिस्टम 1, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP फॉर्मेशन होगा, लेकिन
जो है NADPH नहीं बनेगा। ये मैंने जेड स्कीम में भी बताई थी पोटोस्टम 2 से किस तरह से, और NADPH बन रहा है सब कुछ। यहाँ पे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इसने पूरा प्रोसेस किया और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद प्रोडक्शन के पास गया। आगे इसकी इमेज दी है नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते। ओके हाँ, तो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये आगे मूव करेगा, प्रोडक्शन पे जाएगा, बल्कि प्राइमरी एक्सेप्टर है पीएच एक्सेप्ट करेगा। अ, फिर प्रोडक्शन पे जाएगा। फिर प्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्शन ने इसको जैसे इलेक्ट्रॉन को लिया, तो अभी ये क्या करेगा, ये NADPH नहीं बनाएगा, बल्कि इसको वापस कहाँ भेज देगा, वापस इसको भेज देगा प्लास्टोक्विनिन पे। प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम, और फिर प्लास्टोसेनिन। प्लास्टोसेनिन के बाद ये वापस से फोटोसिस्टम 1 पे मूव कर जाएगा, क्योंकि आगे तो और कोई जगह ही नहीं है मूव करने की। देखो ना, ये प्लास्ट इसने यहाँ से इसको यहाँ भेजा, साइटोक्रोम फॉर प्लास्टोसेनिन, एंड देन यहाँ पे। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो साइटोक्रोम से मूव करा तो एक ATP फॉर्मेशन हुआ, एक ATP फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये जो है ऐसे केसेस में देखने को मिलता है, कुछ कुछ केसेस में देखने को मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि जो है मतलब इसी से ग्लूकोज बनेगा, इसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन का तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इट हैपन जब होता है जब ATP की डिमांड कम है, लो ATP की डिमांड है, और जो मतलब ATP कम है और डिमांड ऑफ ATP जो है ज़्यादा है केल्विन साइकिल में, और NADPH एक्यूमुलेट हो गए क्लोरोप्लास्ट में। NADPH2 जो है इस राइज मे बी स्टिमुलेट एंड शिफ्ट नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक। नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस होंगे, NADPH हमें नहीं चाहिए। ATP की डिमांड है, सही है, ATP लो है, तो उस ATP की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करते हैं, या कहीं फोटो सिस्टम ही एक है तो वहाँ भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। अब इसके बाद लास्ट रिएक्शन जो होता है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है छोटा है, लेकिन इसका एक एंजाइम की वजह से ये बहुत बड़ा रिएक्शन बन गया है, वो अभी हम देखेंगे। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, मेल्विन कैल्विन ने जो है और उनके कोलेजेंस बेंसन ने जो है इसको मतलब जो है इसके बारे में डिस्कवरी की, उसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और इधर जो है CO2 रिड्यूस होता है ट्रायोस फॉस्फेट में, 3PG में, ठीक है। तो जो है मतलब इसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि 3 कार्बन का मतलब यहाँ पे एक तरह की शुगर बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से। प्लांट में जो है ये एक तरह से आप समझो भरा पड़ा है। मतलब अभी हमें पता चल जाएगा कि ये वाई, अगर ये अगर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, इस फॉर एग्जांपल अगर इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू करना है तो इसके पास राइबुलोज बिस फॉस्फेट होना ज़रूरी है। वहाँ पे जाके पहले कार्बन फिक्सेशन होगी, सही है। तो 3 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन और एक रीजनरेशन। कहाँ पे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, वो होगा स्ट्रोमा पे, राइट स्ट्रोमा। वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल की नीड पड़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 कहाँ पे आता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, ये क्वेश्चन बन सकता है। और H2O की बात करा जाए तो H2O जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आता है, ओके। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की तो नीड ही नहीं होती, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट बनता है, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन भी चुका है। ये आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट बन गया, ये हाइड्रोजन तो यहाँ से यूज हो गया, यूटिलाइज। अब हम इसके तीनों प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके 9th में दी हुई थी पेडल में, ये इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इससे भी बेहतर लगी। फॉर एग्जांपल ये राइबुलोज बिस फॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट इसके 1 पहले कार्बन पे और 5वें कार्बन पे लगे हुए हैं। और ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का राइबुलोज। राइबुलोज अगर आपने बायोमोलिक्यूल अच्छी तरह पढ़ा हो तो आपको राइबुलोज पता होगा, बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लगे, सही है। अगर मैं इनको बीच से काट देता हूँ तो एक कार्बन की हमें नीड पड़ेगी इसके 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए।
अगर मैं इसको 20 से काटूँ और एक कार्बन को इसमें ऐड करूँ तो ये कार्बन फिक्सेशन हो जाएगी। इस अगर कार्बन का एडिशन हो रहा है तो आप इसको कहोगे कार्बोक्सिलेशन। क्या, पीछे चलें, कार्बोक्सिलेशन। अगर यहीं से मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होता तो आप कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, कार्बन का रिमूवल। कार्बन फिक्सेशन हुई, मैं इसको बीच में से काट देता हूँ और एक कार्बन इसके साथ जोड़ देता हूँ तो ये एक फॉस्फेट यहाँ पे आ गया। तो 6 मॉलिक्यूल बन गए, कितने, 6 मॉलिक्यूल बन गए 3 PGA के। 3 कार्बन के जो है 6 मॉलिक्यूल बन गए 3 PGA। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब ये ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये रिड्यूस रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे जा रहे हैं, ये उनके ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अगर ये यूँ कन्वर्ट होते इस तरह से तो ये रिड्यूस फॉर्म होती और ये फिर ऑक्सीडाइज होता, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। कार्बन फिक्सेशन फेज टू रिडक्शन। इन्होंने एटीपी जो हम ये कहाँ से बना के लाए, हम ये हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से बना के लाए। साइटोक्रोम से एटीपी बनाया हमने, जो है प्रोडक्शन की मदद से NADPH बनाया। और अब जो है हम उसकी मदद से एक शुगर बनाने जा रहे हैं रिडक्शन के बाद। दैट्स आ 6 मॉलिक्यूल हैं, वही 3 कार्बन है, बट शुगर चेंज हो गई है। दैट्स आ G3P। ओके, अब ये जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये बन गया। अब इनमें से एक G3P निकल जाएगा। अब ये इस निकल गया एक G3P। अब इस तरह से ये G3P तकरीबन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इस तरह से 3 टाइम आएंगे तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, कितने, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो हमें एक ग्लूकोज मिल जाएगा। सही है। और ये 5 कार मतलब 1 मिनट, यहाँ पे शायद 3 मॉलिक्यूल होना चाहिए, यहाँ पे इमेज में कुछ गड़बड़ है। G3P, हाँ 3 कार्बन। तो अगर यहाँ पे 2 बार ये साइकिल चलती है तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। अब ये 5 मॉलिक्यूल रह गए। अब ये रीजनरेशन होगी, मतलब ये वापस से राइबोलोज बेस 5 बिस्फॉस्फेट बन जाएगा। 5 से, अगर ये चाहे, अब इसके पास कितने कार्बन है, अगर आप देखो 5 2 10, मतलब ये यहाँ पे 2 कार्बन और ऐड कर सकता है और 3 मॉलिक्यूल बन सकता है और ये वापस से राइबोलोज बिस्फॉस्फेट बन जाता है। और रीजनरेशन के लिए इसे सिर्फ कितने एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एक एटीपी, क्योंकि वो फॉस्फेट देगा इसको, यहाँ पे एक फॉस्फेट भी जोड़ लेगा ये, क्योंकि सब अब ये 5 कार्बन तो हो गए लेकिन एक फॉस्फेट नहीं है, बिस फॉस्फेट नहीं बना, एक फॉस्फेट भी मिल गया और ये रीजनरेशन हो गई और वही 3 बन गए। इसीलिए आप देख रहे हो कि भाई राइबोलोज जो है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कहीं भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो इस कार्बन को फिक्स करके इसको इसकी सही जगह पहुँचा रहा है और एक ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। वही इसमें बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको दी है वो है ये रुबिस्को। यस, ये रुबिस्को ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, ये आपको RUBP दिख रहा है, इस RUBP की कार्बन से फिक्सेशन करने वाला है रुबिस्को। अब इसी पे जो है ना आगे बहुत बात चलेगी, वो अभी हम देखेंगे। पहले पीछे देख लें, ये सब इसमें बताया हुआ है कि भाई ट्रायोस फोस्फेट एंड ऑल थिंग, मतलब आप इसको रीड कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं रहे, हलवा हो गया तकरीबन। और ये बिल्कुल इसी की तरह ही है, लेकिन ये इमेज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहे हैं, कार्बन नंबर दिख रहे हैं। तो अगर आप इस इमेज से इसको समझते हो तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कैल्विन साइकिल। 3 आसान से प्रोसेस है भाई, कार्बोक्सिलेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को ने RUBP के साथ जो है फिक्स किया और 3 PGA बनाया। 3 PGA मतलब फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लाइसरेट, दोनों बात कर सकते हो, रुबिस्को ने करा। अब रुबिस्को जो है ना वो कार्बोक्सिलेज भी वर्क कर सकता है और ऑक्सीजनेज भी वर्क कर सकता है, यही चीज़ें अभी हम समझेंगे। कार्बोक्सिलेज मतलब कि RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करे, बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकता है वहीं पे जो है ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, मतलब दोनों ये एक रुबिस्को एंजाइम है। यहाँ पे अगर आप इसका सब्सट्रैक्ट देखो, सब्सट्रैक्ट नहीं, इसका एक्टिव साइड देखो, तो वहाँ पे O2 भी आके फिक्स हो सकता है और वहीं पे CO2 भी फिक्स हो सकता है। तो इसलिए रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह वर्क करता है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। ओके, फिर उसके बाद रिडक्शन होगी। रिडक्शन हमें पता है कि भाई ATP NADPH2
3 पीजीएस लगेंगे और जो है 3 PgAI बन जाएगा, मतलब फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन जाएगा। फिर रीजनरेशन होगी और आरयूबीपी वापस से फॉर्म हो जाएगा, एक एटीपी की नीड पड़ेगी हमें। इस पूरी साइकिल में अगर आप देखो तो हमें 9 ATP देना पड़े, वो सॉरी 9 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देना पड़े और 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH देना पड़े। तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए। ये साइटोसोल से घबराना मत कि कहीं ये साइटोसोल कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये हो रहा है। 3 टर्म्स बताता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के करीब जब जाते हो तो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनल के पास थोड़ा सा करीब जाओगे तो वहाँ साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस सा होता है, तो उसको आप साइटोसोल बोलते हो। दूर जाते हो तो थोड़ा एक तरह से लिक्विड टाइप हो जाता है, तो उसको आप साइटोजेल बोलते हो। अगर कोई भी ऑर्गेनल मूव कर रहा है इन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो साइटोप्लाज्म, तो उसको आप बोलोगे साइलोसिस। तो तीनों टर्म्स मैंने समझा दिए, ये बुक में यूज़ होती हैं। ओके। तो अब हम रूबिस्को के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हमारा होने वाला है मतलब टॉपिक का रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज भी वर्क करता है और एज वेल एज ऑक्सीजनेज भी वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो ये मतलब वो वर्क करेगा एज कार्बोक्सिलेज, बट अगर इसकी जगह अगर O2 जुड़ जाता है तो ये ऑक्सीजनेज वर्क करता है। अब हम बोलेंगे कि अगर ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, फॉस्फोग्लाइसरेट तो बन रहा है ना, तो इसमें नुकसान, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड तो बन रहा है ना, इसमें नुकसान किस तरह का है? तो ये फॉस्फोग्लाइसरेट नहीं है, फॉस्फोग्लाइकोलेट है। ओके। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाती, फिर ये हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन। इसमें हमें एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है अगर इसको ऑक्सीजनेस की तरह वर्क करे। बट अगर एज अ कार्बोक्सिलेज वर्क कर रहा है तो हमें एनर्जी मिलती है। वहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हमें नुकसान होगा एक कार्बन का। आगे देखते हैं। अब ये फोटो रेस्पिरेशन जो है ये कुछ नहीं, ये बस समझो कि रुबिस्को जो है एज अ कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेस वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेस वर्क कर रहा है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपको 3 ऑर्गेनल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रोक्सिसोम भी जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी जरूरत पड़ रहा है। 3 प्रोसेस है। देखो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, RUBP रिएक्ट करेगा, मतलब जिस तरह से वो अब यहाँ पे जो है रुबिस्को ऑक्सीजन को साथ रख देगा और प्रोड्यूस करेगा 3 PGA। 3 PGA के मॉलिक्यूल बने, मानता हूँ 3 PGA के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बन रहा है। ये ग्लाइकोलेट ही एक तरह से हमारा नुकसान है। अब इस ग्लाइकोलेट को क्या करेंगे, ये तो एक तरह से टॉक्सिन है, इसका क्या करें हम, ये तो वेस्ट है, इसको पेरोक्सोजोम में लेके जाएंगे। पेरोक्सोजोम में लेके जाएंगे, वहाँ से इसको जो है एक तरह से हम इसको डिटॉक्सीफाई करेंगे, ग्लाइसिन बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइसिन को सीरीन और CO2 में बनाएगा, कन्वर्ट करेगा। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें एक कार्बन का नुकसान प्लांट को हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल कितनी टाइम साइकिल मूव ऑन करेगी तो कितना कार्बन का नुकसान हो जाएगा, कितने ग्लूकोज का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को एज अ लॉस माना जाता है। सो 1 मिनट में ब्रेक में आता हूँ। ओके। अब जिस तरह मैंने बताया कि भाई ATP और NADPH जो इसमें सिंथेसिस नहीं होंगे, और फिक्सेशन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जो है 25% हमारा जो है प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हो रहा है।
तो ये इसका मतलब एक तरह से डिसएडवांटेज है। अब टेम्परेचर का क्या अफेक्ट रहता है, फॉर एग्जांपल अगर लो टेम्परेचर होगा तो CO2 रेट जो है हाई होगा और O2 रेशो के मुकाबले में, तो केल्विन साइकिल प्रोसीड होगी। बट अगर वहीं पे जो है टेम्परेचर लो रखा गया, लाइट की इंटेंसिटी लो हुई, तो फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन होगा और O2 रेट जो है मतलब ज़्यादा होगा, CO2 रेट कम होगा। इसी वजह से जो है उनकी इनकी जो मतलब एक्सचेंज जो है O2 का ज़्यादा होगा CO2 की जगह। तो प्लांट इसके लिए कुछ करता भी तो होगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लांट ऐसी भी ऐसे रीजन्स में हो जहाँ पे O2 कंडीशन ज़्यादा हो, तो ऐसा होता है। तो 3 तरह के प्लांट हमारे नेचर में पाए जाते हैं, एक C3, एक C4 और एक केम। जो है हम क्रॉस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स हैं। इनका भी एक तरह से जो है मतलब बताया कि किस तरह से सरवाइव करते हैं, और C4 के बारे में बताया, C4 प्लांट के बारे में भी। C3 हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, C3 साइकिल पढ़ी, इसमें वो कार्बन फिक्सेशन करते हैं CO2 को RUBP के साथ, जो भी इसको एंजाइम होता है यहाँ पे। ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है एनर्जी का, और यहाँ पे वाटर का लॉस होता है फोटो रेस्पिरेशन के जरिए। C4 प्लांट जो है ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, लाइक कॉर्न, शुगर कैन, और ये ग्रासेस भी इनकी एग्जांपल है C4 की। इनकी एग्जांपल ज़्यादा अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्वेश्चन इन पे यहाँ पे बनेगा। और यही एंजाइम यूज़ करते हैं पेपकेस, पेपकेस बताऊंगा किस तरह कार्बन फिक्सेशन करते हैं ये। लेकिन अब ये आप पूछोगे यार अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये कार्बन फिक्सेशन कैसे करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक बड़े इंपॉर्टेंट मेथड प्रोसीजर से C4 साइकिल करके C3 साइकिल में लेके आते हैं, अभी हम देखेंगे। और ये इतना ज़्यादा मतलब इफ़िशियंट मेथड नहीं है, यहाँ पे कम वाटर का लॉस होता है। ये कैम जो उन उन प्लांट्स में होती है जो सक्कुलेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डेजर्ट के एरियाज़ में आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, तो वो सक्कुलेंट प्लांट्स होते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं, इनमें भी एफकेज होता है। और ये जो है कार्बन सिर्फ नाइट को मतलब फिक्स करते हैं हिट टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये बहुत कम लॉस ऑफ वाटर करते हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्लांट कौन से होंगे, ये ज़्यादातर डेजर्ट के इलाके में जहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है, ना कि लॉस। अब C4 साइकिल में दो तरह के सेल आपको बताना चाहिए, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल। मतलब एक बंडल शीट सेल है जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। मीजोफिल सेल तो हमें पता ही है, वो तो हम पहले भी जो हमने पढ़ा था कि प्लांट के सेल का नाम ही मीजोफिल सेल होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मतलब वो ग्रेना लगे होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो आपको ये पता होगा इतना तो कि मीजोफिल सेल कौन सा है। तो मीजोफिल सेल के साथ ही बंडल बंडल शीट सेल भी जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 को लिया, O2 रेशो ज़्यादा है लेकिन CO2 फिर भी होगी, इतना तो माना कि CO2 तो मतलब हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में होगी। उस CO2 को इसने H2O के साथ जोड़ा और H3O बनाया, मतलब कार्बोनिक एसिड। PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ इसने इसकी फिक्सेशन की और ऑक्जेलो एसीटेट बनाया। ऑक्जेलो एसीटेट जो एक एसिड है, और उसको फिर कन्वर्ट करा, ये 4 कार्बन का एसिड है, ये 3 कार्बन के थे, एक और जोड़ा। तो यहाँ पे आपसे C4 एसिड बनाया और C4 एसिड को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन मैं बता देता हूँ, C4 एसिड इज़ अ मैलिक एसिड। उस मैलिक एसिड को यहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन कराएगा। डी कार्बोक्सिलेशन आपको यहाँ पे दिया है, कार्बन का रिमूवल, C4, और अब उसको C3 साइकिल में मूव ऑन कर देगा, मतलब कैल्विन साइकिल में। और कैल्विन साइकिल में आपको पता ही है ग्लूकोज बन जाता है, और ये C3 को वापस से मतलब मैलिक एसिड को C3 एसिड को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर वापस से ये रीजनरेशन में होगी और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यार बात आती होगी कि डायरेक्ट बंडल सील सेल में क्यों नहीं, और रबिस्को को यहाँ रखा हुआ है अंदर कैल्विन साइकिल में, सही है। तो बंडल सील सेल से
क्यों ऑक्सीजन अंदर नहीं चले जाती। तो ये बंडल शीट सेल जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं, हम कहें कि इनपरमिएस है, मतलब कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकते ये, ठीक है। अब जो है क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल देखनी है। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो है इतनी मुश्किल नहीं है। ये ज़्यादातर अपना प्रोसेस जो है नाइट के वक्त मतलब ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं। आपको भी इतना पता होगा कि हम जो मतलब डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज नाइट के टाइम पे करते हैं। अगर आपने चैप्टर 10 वो क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ा है तो वो नाइट के वक्त अपना गैसेज एक्सचेंज करते हैं और डे के वक्त जो है वाटर कंजर्वेशन करने के लिए स्टोमेटास को क्लोज कर देते हैं। नाइट को क्या किया इसने, स्टोमेटा ओपन किया और CO2 को अंदर ले लिया, वही H3 एच एच CO3 बना। SCO3 के साथ फॉस्फोइनोल पायरुवेट को जोड़ के PEPC बनाया, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ये प्राइमरी कार्बोक्सिलेस है, मतलब प्राइमरी कार्बोक्सिलेस है। और इधर जो है C4 एसिड बनाया, दिस दिस इज द विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम। एक फॉस्फेट का रिमूवल किया है यहाँ पे इसने। जिस तरह से मैंने C4 साइकिल आपको बताई वो C4 साइकिल जो है मतलब C4 यहाँ पे चल रही है। C4 एसिड बनेगा, C4 एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का रिमूवल। और वो कार्बन रिमूव क्यों कर रहा है पीछे भी देखो, यहाँ भी इसने कार्बन रिमूव किस किया, क्या इसलिए किया ताकि ये कैल्विन साइकिल को दे सके और कार्बन फिक्सेशन हो सके रुबिस्को के साथ, RUBP की। वही कार्बन की फिक्सेशन हुई, C3 एसिड बना और वो C3 एसिड आगे जाके स्टार्च बन जाएगा। और वो स्टार्च इसके लिए एज ए फूड नहीं है, वो इसके फूड को बनाने के लिए इसने स्टार्च बनाया और उसको वापस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो है ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लूकोज बन रहा है। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन जो इसको करेगा, सही है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और पेप्केज एंजाइम यहाँ भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी C4 एसिड के लिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट के मतलब यहाँ पे जो है पेप्केज यूज़ होगा। इधर जो है आपको पेप्केज यूज़ होते हुए दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपकी बुक में इतना मतलब ये डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ एक इमेज दी है कि भाई इस तरह से ये बनता है। और C4 एसिड अगर आप याद कर लो तो अच्छा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज C4 एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।